वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम 11 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज़ को डिस्कस करेंगे और हर सिनेरियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने अपने कंक्लूजन पे कैसे पहुंचना है और उस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कौन से स्टेप्स को यूज़ करना है। ये एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से अपने आंसर को सीक्वेंस करें। तो फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास है जिसके फैक्ट्स हैं कि अ मैन्युफैक्चरर गिव्स वारंटीज एट द टाइम ऑफ सेल to purchasers of its product. Under the terms of contract for sale, the manufacturer undertakes to make good by repair or replacement manufacturing defects that become apparent within 3 years from the date of sale. On past experience, it is probable that there will be some claims under the warranties and a reliable estimate is available. रिक्वायरमेंट ये है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने डिस्कस करनी है। तो आंसर में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ऑब्लिगेशन की नेचर क्या है। तो ऑब्लिगेशन जो है वो हमारी एग्जिस्ट करती है, वी हैव अ प्रेजेंट लीगल ऑब्लिगेशन और ऑब्लिगेटिंग इवेंट है सेल ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जिस दिन आप प्रोडक्ट सेल कर देते हैं उस दिन आपकी ये ऑब्लिगेशन बन जाती है कि अब अगर वो उस आइटम में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने या तो वो डिफेक्ट रिपेयर करके देना है या रिप्लेस करके देना है। तो ये ऑब्लिगेशन सेल के टाइम से एग्जिस्ट कर रही है। आउटफ्लो जो है वो प्रोबेबल है ऑफ अ वारंटीज एज अ होल, क्योंकि कुछ आइटम्स तो उनमें से हमारे पास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोबेबल है। थर्ड पॉइंट है कि रिलायबल एस्टिमेट तो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो अवेलेबल है और इस बेसिस पे क्योंकि तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो एक प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेंगे फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड अंडर द वारंटी प्रोडक्ट सोल्ड बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, यानी जितने आइटम ईयर एंड से पहले सेल हो चुके हैं उनके ऊपर हमें वारंटी की प्रोविजन क्रिएट करनी होगी। नेक्स्ट सिनेरियो नंबर 2, फैक्ट्स हैं कि एन एंटिटी इन द ऑयल इंडस्ट्री causes contamination and operates in a country where there is no environmental legislation. However, the entity has a widely published environmental policy in which it undertakes to clean up all the contamination that it causes. The entity has a record of honoring this published policy. The entity has reliably estimated the cost to be incurred on cleanups. तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है। आंसर में हम देखेंगे कि ऑब्लिगेशन है और ऑब्लिगेटिंग इवेंट है इसमें कंटेमिनेशन ऑफ लैंड। अब यहाँ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन इस पब्लिश्ड पॉलिसी की वजह से एंटिटी की प्रेजेंट कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, क्योंकि एंटिटी ने अपने कंडक्ट से एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है कि वो कंटेमिनेशन को क्लीन अप करेंगे। आउटफ्लो जो है वो प्रोबेबल है कि ऑब्वियसली जब आप क्लीन अप करेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगनी है, तो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसमें प्रोबेबल है। और जिस तरह से बताया हुआ है कि जो रिलायबल एस्टिमेट भी अवेलेबल है, ऑन दिस बेसिस प्रोविजन जो है रिलायबल एस्टिमेट की जो भी कॉस्ट ऑफ क्लीन अप है उसका एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए और उसके बेस्ट एस्टिमेट पर एक प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए। थर्ड सिनेरियो है an entity operates an offshore oil field where its licensing agreement requires it to remove the oil rig at the end of production and restore the seabed। यानी अब हमारा जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है उसके मुताबिक ये कि वहाँ से जब हम ऑयल एक्सट्रैक्शन कर लेंगे तो हमने वहाँ पर जो रेस्टोरेशन करनी है पूरे सी बेड की, यानी जो भी नुकसान पहुँचा होगा उसको ठीक करना होगा। 90% of the eventual cost relate to the removal of the oil rig and restoration of damage caused by building it। तो जो हमने ऑयल रिग की कंस्ट्रक्शन की है उसको रिस्टोर, उससे डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करना और उस ऑयल रिग को इटसेल्फ रिमूव करने पे 90% कॉस्ट लगेगी। एंड 10% अराइज थ्रू द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। और 10% कॉस्ट जो हमारी लगनी है वो इस बेस पर लगनी है कि ऑयल जो वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे उस ऑयल से भी कंटेमिनेशन होगी और उस कंटेमिनेशन की वजह से जो हमारा खर्चा हो रहा होगा वो 10% होगा। एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड द रिग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड but no oil has been extracted. The reliable estimate for removal of oil rig is available। इसका मतलब है कि जिस चीज़ की वजह से 90% कॉस्ट लगनी है वो इवेंट हो चुका है, लेकिन जिस चीज़ की वजह से 10% कॉस्ट लगनी है वो इवेंट अभी नहीं हुआ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करें और आंसर हम अगर ऑब्लिगेशन डिस्कस करते हैं तो हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल रिग की वजह से प्रेजेंट लीगल ऑब्लिगेशन है, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो 10% जो अमाउंट है उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है। अब आउटफ्लो तो ऑब्वियसली प्रोबेबल है कि जब भी आप क्लीनिंग करेंगे तो उस पर कॉस्ट तो लगनी है, तो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा। और जिस तरह से क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एक रिलायबल एस्टिमेट भी अवेलेबल है। अब हमारा कंक्लूजन ये है कि हमें 90% ऑफ द अमाउंट की जो कॉस्ट है उसकी तो प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेनी चाहिए,
क्योंकि उसका इवेंट जो है वो पास्ट में हो चुका है और ये कॉस्ट जो हैं वो एक्सपेंस नहीं बनेंगी, इनको ऑयल रिग की कॉस्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी इसकी एंट्री बेसिकली होगी कि ऑयल रिग का जो एसेट है वो डेबिट और प्रोविजन एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट। और जो 10% ऑफ द कॉस्ट है उनको जो है वो तब ही लाइबिलिटी बनेंगी जब ऑयल एक्चुअली हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो ऑयल की एक्सट्रैक्शन से पहले उसको लाइबिलिटी नहीं बनाया जाएगा। सिनेरियो नंबर 4 है हमारे पास। इस सिनेरियो के फैक्ट्स हैं कि अ रिटेल स्टोर हैज अ पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग परचेज by dissatisfied customers even though it is under no legal obligation. To do so, its policy of making refunds is generally known. The reliable estimate of probable refunds is available, यानी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट ये है कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है। आंसर में हम सबसे पहले अगर ऑब्लिगेशन देखें तो इसमें ऑब्लिगेटिंग इवेंट है सेल ऑफ प्रोडक्ट। जब आप सेल करते हैं तो उसके रिफंड का चांस होता है, अगर आपने प्रोडक्ट सेल ही नहीं की तो उसके रिफंड होने का चांस नहीं है। यहाँ पर ऑब्वियसली लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है क्योंकि पॉलिसी है और ये जनरली नॉन पॉलिसी है। Because the conduct of the store has created a valid expectation on part of its customer that the store will refund purchases. अब आउटफ्लो देखें तो ऑब्वियसली आउटफ्लो प्रोबेबल है क्योंकि कुछ गुड्स जो आप रिटर्न होंगी उनका रिफंड आपको करना पड़ेगा। तो एज अ होल अगर बेसिस पर देखा जाए तो इसमें क्लास ऑफ ऑब्लिगेशन की बेस पर हमें प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ कैश नज़र आता है। रिलायबल एस्टिमेट ऑब्वियसली क्वेश्चन में बताया है कि वो अवेलेबल है और इस बेसिस पर एक प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए उस अमाउंट की जो प्रोबेबल है कि हमें रिफंड करनी पड़ेगी। जी नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास है सिनेरियो नंबर 5। सिनेरियो नंबर 5 के फैक्ट्स हैं कि अंडर न्यू लेजिस्लेशन एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक फिल्टर्स टू इट्स फैक्ट्रीज बाय 30th June 2022. द एंटिटी हैज़ नॉट फिटेड the smoke filters. The cost of smoke filters is rupees 15 million. In case of non-compliance, a fine of rupees 3 million may be payable. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस एट 31 December 2021, द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो ड्यू डेट है जिस जस्ट डेट तक आपने स्मोक फिल्टर फिट करने हैं वो डेट अभी नहीं आई, तो ड्यू डेट अभी नहीं आई। अब ड्यू डेट अभी नहीं आई तो इट मीन्स कि जो फ़ाइन है उसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती, अभी फ़ाइन तो हम पर इम्पोज हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह कि कॉस्ट ऑफ स्मोक फिल्टर भी जो है वो अभी तक हमने स्मोक फिल्टर फिट नहीं किए तो हमने उसके लिए पे भी नहीं करना। अब यहाँ पर हम अगर सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हैं स्टेप वाइज तो ऑब्लिगेशन की नेचर देखेंगे तो देर इज़ नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देर इज़ नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट ईदर फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक फिल्टर्स और फॉर फाइन अंडर द लेजिस्लेशन। नंबर 1 तो ये कि हमने स्मोक फिल्टर्स जब तक बाय नहीं किए तो हमने उनकी पेमेंट नहीं करनी, और फाइन जो है वो अभी तो हम पर इम्पोज ही नहीं हो सकता क्योंकि वो ड्यू डेट जो गुजरेगी और फिर नॉन कंप्लायंस या कंप्लायंस को देखा जाएगा तो वो डेट तो अभी आई ही नहीं। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आउटफ्लो प्रोबेबल है या नहीं है ये एक इरेलीवेंट बात है, और रिलायबल एस्टिमेट आल्दो के अवेलेबल है कि जी कितनी अमाउंट होगी लेकिन वो भी इरेलीवेंट है। कंक्लूजन हमारा ये होगा कि नो प्रोविजन इज रिकग्नाइज फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग द स्मोक फिल्टर्स एंड नो प्रोविजन फॉर द फाइन एज वेल। नेक्स्ट हम देखेंगे जी सिनेरियो नंबर 6। सिनेरियो 6 है under new legislation an entity is required to fit smoke filters to its factories by 30th June 2022. The entity has not fitted the smoke filters. The cost of smoke filter is rupees 15 million. In case of non-compliance, a fine of rupees 3 million may be payable. तो सेम फैक्ट्स हैं जो प्रीवियस सिनेरियो में थे, लेकिन रिक्वायरमेंट में एक डिफरेंस है कि इम्पैक्ट अब पूछा हुआ है 31 December 2022 के रिपोर्टिंग पीरियड पे। तो यहाँ पर जो हमारी नॉन कंप्लायंस है वो ऑलरेडी हो चुकी है, ड्यू डेट गुजर चुकी है और अभी तक एंटिटी ने स्मोक फिल्टर्स फिट नहीं किए। अब यहाँ पर हम जब अपना एनालिसिस करेंगे तो ऑब्लिगेशन को अगर देखें तो अभी भी ऑब्लिगेशन नहीं है, देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक फिल्टर्स बिकॉज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट हैज़ अकर्ड। जब तक आप फिल्टर फिट नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, उनको खरीदने की कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात है फ़ाइन की तो एन ऑब्लिगेशन माइट अराइज टू पे फाइन और पेनल्टीज अंडर द लेजिस्लेशन, क्योंकि ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो था वो अकर हो चुका है जो कि है नॉन कंप्लायंस, यानी आपने फैक्ट्री को उसकी स्मोक फिल्टर्स के बगैर ऑपरेट तो कर लिया अब, तो जहाँ पर फाइन से रिलेटेड जो इवेंट है वो हो चुका है।
अब अगर हम आउटफ्लो देखते हैं तो फाइन से रिलेटेड जो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट है वो डिपेंड करता है, हो सकता है भाई कि अक्सर लॉज होते हैं लेकिन गवर्नमेंट उनको इन्फोर्स नहीं करवाती, समटाइम्स थोड़ा सा जो है निगोसिएशंस चल रही होती हैं और गवर्नमेंट समटाइम्स जो है वो कहती है इतना आप कह लें कि लेजिस्लेशन को फॉलो नहीं किया जाता या इन्फोर्स नहीं किया जाता या इतनी सख्ती से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, अक्सर फाइन जो लगाए जाते हैं वो बाद में रिक्वेस्ट करने पर रिवर्स हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आउटफ्लो जो है वो इन्फोर्समेंट कैसी है, ये एंटिटी को एक कह लें कि इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, डिटरमिन करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो रिलायबल एस्टिमेट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है कि जो फाइन है वो कितना लग सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करनी कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक फिल्टर्स की, तो इनकी तो प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होगी। हाँ, प्रोविजन रिकग्नाइज हो सकती है किसकी, फाइन एंड पेनल्टीज की, वो भी अगर प्रोबेबल हो कि हमें फाइन इम्पोज होंगे और फिर हमें उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास सिनेरियो नंबर 7 है। इसके फैक्ट्स हैं कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ चेंजेस टू द इनकम टैक्स सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस एन एंटिटी इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है, विल नीड टू रीट्रेन a large proportion of its administrative and sales workforce in order to ensure continued compliance with financial service regulation। तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी दोबारा से अपने एम्प्लॉयज़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, जो सेल्स में काम कर रहे हैं, ताकि जो न्यू रेगुलेशंस आए हैं उनके साथ कंप्लायंस की जा सके। एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड नो रीट्रेनिंग ऑफ स्टाफ हैज़ टेकन प्लेस। तो एंटिटी ने अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करें। तो यहाँ पर भी एंटिटी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे आपको ट्रेनिंग के पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। आउटफ्लो एप्लीकेबल ही नहीं है, रिलायबल एस्टिमेट इरेलीवेंट है, कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मजीद डिस्कस करेंगे इस एंगल से कि अगर एंटिटी ट्रेनिंग नहीं करती अपने स्टाफ की और फिर नॉन कंप्लायंस हो जाती है तो क्या होगा। हाँ, ट्रेनिंग ना करवाने की वजह से जब नॉन कंप्लायंस हो जाएगी किसी लॉ की तो वो नॉन कंप्लायंस ऑब्लिगेटिंग इवेंट होगा और उसकी फिर प्रोविजन को कंसीडर किया जाएगा कि रिकग्नाइज करना है या नहीं करना। ट्रेनिंग करवाना इटसेल्फ ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है, ट्रेनिंग की वजह से नॉन कंप्लायंस हो जाना वो लॉ के अंडर वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट बनेगा। नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास सिनेरियो 8 है। After a wedding in 2020, 10 people died, possibly as a result of food poisoning from products sold by the entity. Legal proceedings are started seeking damages of rupees 20 million from the entity, but it disputes liability, यानी entity जो है वो कह रही है कि हमारी liability नहीं बनती up to the date of authorization of the financial statement for the year to 31st December 2020 for issue. The entity's lawyers advise that it is probable that the entity will not be found liable. तो लॉयर्स का कहना यह है कि हम केस विन कर जाएंगे और हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी ये है कि ईयर 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस किया जाए। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ऑब्लिगेशन हमारी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस टाइम पर अप्रूव हो रही हैं उस दिन तक जो लॉयर का हिसाब है, उस लॉयर्स की जो ओपिनियन है उसके मुताबिक हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। आउटफ्लो जो है वो रेलिवेंट नहीं बनता। फिर रिलायबल एस्टिमेट आल्दो अवेलेबल है कि क्लेम 20 मिलियन का है, लॉयर्स से पूछा जा सकता है कि जी अगर देने पड़े पैसे तो कितने देने पड़ेंगे, तो वो अमाउंट आप लॉयर से ले सकते हैं। और कंक्लूजन के हिसाब से हमारी कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इसमें प्रोबेबल नहीं है लेकिन पॉसिबल तो है, तो मैटर को कंटीजेंट लाइबिलिटी के तौर पर डिस्क्लोज होना चाहिए। लेकिन अगर रिमोट हो तो फिर तो आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो 9, सेम सिनेरियो कि आफ्टर अ वेडिंग इन 2020 10 people died possibly as a result of food poisoning from products sold by the entity. Legal proceedings are started seeking damages of rupees 20 million from the entity, but it disputes liability, यानी entity अपनी liability को accept नहीं कर रही up to the date of authorization of the financial statement for the year to 31st December 2020 for issue. The entity's lawyers advise that it is probable that the entity will not be found liable. Further facts हैं कि however when the entity prepares a financial statement for the year to 31st December 2021, जब एक साल और गुजर जाता है तो कोर्ट में केस अभी तक चल रहा होगा, its lawyers advise that owing to development in the case it is probable that the entity will be found liable for the damages as claimed, यानी पूरे 20 मिलियन ही देने पड़ जाएंगे। अब लॉयर्स का जो ओपिनियन है वो चेंज हो चुका है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि ईयर 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अब जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक हमें
एक ऑब्लिगेशन नज़र आती है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और ऐसे इवेंट के लिए है जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। आउटफ्लो भी प्रोबेबल है कि 20 मिलियन पैसे देने पड़ेंगे, लॉयर्स का ओपिनियन भी यही है। रिलायबल एस्टिमेट भी अवेलेबल है 20 मिलियन का, और कंक्लूजन में ये है कि 20 मिलियन की हमें प्रोविजन रिकग्नाइज कर देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एविडेंस अवेलेबल। Then we have scenario 10. A furnace has a lining that needs to be replaced every 5 years for technical reasons. तो आपका जो प्लांट है उसके अंदर आपको 5 years के बाद एक पार्ट जो है उसको टेक्निकल रीजंस की वजह से रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है आफ्टर एवरी 5 years. एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, जब हमारा ईयर एंड हो रहा है, द लाइनिंग हैज़ बीन इन यूज फॉर 3 years, तो उस लाइनिंग को 3 साल गुजर चुके हैं और 2 साल के बाद हमें उसे जो है कह लेंगे प्लान कर रहे होंगे कि उसे रिप्लेस करना है। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट आफ्टर 2 years इज ₹10 million, और अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 years के बाद जब हम उसको रिप्लेस करेंगे तो हमारी 10 million की कॉस्ट लगेगी। तो रिक्वायरमेंट ये है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करें और देखें तो इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, देयर इज़ नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्योंकि इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं है, इसको हम ज़रा फर्दर स्टेप में लेकर जाते हैं। आउटफ्लो फिर नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, एस्टिमेट भी इरेलीवेंट हो जाएगा। आंसर इसके नो प्रोविजन इज रिकग्नाइज, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है। अब क्यों नहीं है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखें कि एंटिटी का फ्यूचर एक्शन है कि अगर वो 2 साल बाद अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करते हैं तो फिर उनको ये कॉस्ट लगानी पड़ेगी। हो सकता है कि वो 2 साल बाद या जो है इस फर्नेस को यूज़ ही ना करें, एक न्यू फर्नेस ले लें, या इसको जो है रिप्लेस करने के बजाय एक टोटल प्लांट ही न्यू खरीद चुके हों तब तक और इसको सेल कर दें, तो फिर इसकी जो है रिप्लेसमेंट तो उन्हें नहीं करनी पड़ रही होगी। सो द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग इज नॉट रिकग्नाइज्ड बिकॉज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड नो ऑब्लिगेशन टू रिप्लेस द लाइनिंग एग्जिस्ट independently of the company's future action. Even the intention to incur the expenditure depends on companies deciding to continue operating the furnace or to replace the lining. तो क्योंकि कंपनी की मर्जी है कि वो कंटिन्यू करती है इस फर्नेस को या नहीं करती। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकग्नाइज, जो डेप्रिसिएशन है वो इसकी कंजम्पशन को ओवर द ईयर्स रिकग्नाइज कर रही होती है, तो डेप्रिसिएशन के थ्रू हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट ओवर 5 years इस सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है। रीलाइनिंग कॉस्ट देन इनकर्ड आर कैपिटलाइज, जो अगले जब 5 साल पूरे हो जाएंगे आप कॉस्ट लगाएंगे, लेट्स से ये 10 मिलियन की, तो इसको आप कैपिटलाइज कर लेंगे और फिर नेक्स्ट 5 years के लिए इसको डेप्रिशिएट करेंगे। नाउ लास्ट सिनेरियो, an airline is required by law to overhaul its aircraft once every 3 years. The next overhauling is estimated to cost ₹45 million. तो अगले 2 से 3 साल के अंदर या मे बी 1 year के बाद एक एंटिटी को अपना जो एयरक्राफ्ट है वो ओवरहॉल करना पड़ेगा और उस पर 45 मिलियन की कॉस्ट लगेगी। रिक्वायरमेंट ये है कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है, एंड वंस अगेन द आंसर इज कि देयर वुड बी नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। फिर आउटफ्लो तो नॉट एप्लीकेबल हो जाता है और रिलायबल एस्टिमेट भी फिर इरेलीवेंट है क्योंकि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, और डिसीजन ये है कि कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करनी है। वंस अगेन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो सेम रीजंस हैं जो हमने प्रीवियस सिनेरियो के अंदर डिस्कस की थी, यानी द कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग एयरक्राफ्ट आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ प्रोविजन फॉर द सेम रीजंस एज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ प्रोविजन इन प्रीवियस सिनेरियो। इवन लीगल रिक्वायरमेंट है जी ओवरहॉल करने की यहाँ पर, तो ये सिनेरियो में लग रहा है कि जब लीगल रिक्वायरमेंट है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑब्लिगेशन है कि जी आपको अगर एयरक्राफ्ट चलाना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन वंस अगेन ये एंटिटी के फ्यूचर एक्शंस पर डिपेंड करता है। आप फ्यूचर एक्शन अवॉइड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये एयरक्राफ्ट ही सेल कर दें, अगर आप ये एयरक्राफ्ट सेल कर देते हैं तो आपको ये ओवरहॉलिंग नहीं करवानी पड़ेगी, फिर जो इसको बाय कर रहा होगा उसको करवानी पड़ेगी। तो ये आपकी एक ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्यूचर एक्शन एग्जिस्ट करती हो। अब इसके बजाय जो बेसिक फोकस है वो ये है कि आप जो एयरक्राफ्ट की जब भी फ्यूचर में आप इसकी कोई मेंटेनेंस या ओवरहॉलिंग करवाते हैं तो उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं और फिर उसको ओवर 3 years डेप्रिशिएट कर देंगे, तो इस तरीके से इसका मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाएगा। तो इस पर IAS 37 के मुताबिक प्रोविजन नहीं बनेगी, बल्कि IAS 16 के मुताबिक इसको कैपिटलाइज किया जाएगा और सेपरेटली कैपिटलाइज किया जाएगा एंड डेप्रिशिएट किया जाएगा। सो ये डिफरेंट सिनेरियोज थे जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट IAS 37 के डिस्कस किए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।